Hi guys, I am Vivek Shankar. Today I am starting new chapter which is atoms and molecules. That topic is very important and easy. In this lecture I discuss about the introduction of this chapter and learning objectives. So guys, let's start the topic now. Guys, हम लोग है ना, आप लोग को मैं बता दूं, मैं न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहा है। जैसे मैंने आपको बताया एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, तो मैं आपको बताऊंगा बेटे कि एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, है ना। और ये इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की, कि मैं इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ाऊँगा और आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा। तो हेडिंग डालता हूँ मैं, लर्निंग ऑब्जेक्ट्स, है ना, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है बेटे। तो आपको मैं बता दूं, ये आपको जब भी आप न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो आपके पहले पेज में ये चीज़ लिखी होनी चाहिए कि आपके इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ाया गया है और क्या क्या सीखना, आपने इस चैप्टर में क्या क्या सीखा है। तो सबसे पहले मैं आपको डिस्कस करूँगा, है ना, पार्टिकल्स नेचर ऑफ मैटर के बारे में बताऊँगा, है ना। पार्टिकल्स, एक मिनट, थोड़ा रॉन्ग हो गया। पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर, पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर के बारे में डिस्कस करूंगा। साथ ही साथ लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में डिस्कस करूंगा। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन, है ना। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में मैं आपसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, है ना, लिखते जाइएगा आप लोग भी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास, है ना। दूसरा लॉ मैं डिस्कस करूंगा इसमें, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। एंड थर्ड एंड लास्ट जो लॉ होगा जो आपके सिलेबस में है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शंस, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शंस। ठीक है गाइस, तो इनके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, इनको फर्स्टली डिस्क्राइब किया था आपके लावेजियर ने, और जो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है इसको प्राउस्ट ने दिया था। साथ ही साथ मल्टीपल प्रोपोर्शन है, ये जॉन डाल्टन ने आपको दिया था। ठीक है, तो इनके साइंटिस्ट के नाम भी मैं आपको बताता जाऊँगा ताकि आपको क्लियर रहता है। साथ में मैं ये भी डिस्कस करूँगा कि एटम्स क्या होते हैं, है ना। और नेक्स्ट जो मेरा टॉपिक रहेगा वो रहेगा डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, एटॉमिक थ्योरी। इसको मैं आपके साथ डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि मैं इसको आपके साथ स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स में डिस्कस कर चुका हूँ। जो वहाँ पर है वही सेम यहाँ पर भी है, तो ये आपके लिए बहुत एक प्लस पॉइंट हो गया कि आप इसको पहले से पढ़ चुके हैं। साथ में मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, साथ में आयंस क्या होते हैं। ठीक है गाइस, और आपके साथ साथ, है ना, इस टॉपिक के साथ साथ आपको एटॉमिक मास के बारे में भी बताऊंगा। एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास, कैसे निकालते हैं मॉलिक्यूलर मासेस, है ना, और ये एटॉमिक मास कैसे आप पता करते हैं। और साथ में सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें कॉन्सेप्ट आएगा वो होगा मोल कॉन्सेप्ट। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका मोल कॉन्सेप्ट, जिसको आपको बहुत अच्छे से समझना है क्योंकि न्यूमेरिकल्स अगर कभी भी पूछे जाते हैं तो यहाँ से पूछे जाते हैं। और ये मोल कॉन्सेप्ट आप यहाँ पर भी पढ़ेंगे और आगे चल के जितने भी आप क्लास 10th 11 12 इसमें आपको बहुत कॉमन मिलेगा ये कॉन्सेप्ट। तो आप अगर यहाँ पर सीख लेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी रहेगा आगे की चीज़ों को एनालाइज करना। तो ये जो था, ये मेरा लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स था जो मैं आपको इस चैप्टर में डिस्कस करूँगा। और साथ ही साथ, है ना, इस चैप्टर में के सारे न्यूमेरिकल्स जो हैं, एक्सरसाइज है, वो सब आपको करने को मिलेगी। ठीक है गाइज, चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का इंट्रोडक्शंस कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि एटम्स आखिर होते क्या हैं, है ना। तो जो पहला मेरा लर्निंग ऑब्जेक्टिव है पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर, तो पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर के बारे में बताते हैं कि एटम्स आखिर होते क्या हैं। तो जैसा मैं आपको बता चुका हूँ पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर में कि एटम्स इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द यूनिवर्स, है ना। अकॉर्डिंग टू द डाल्टन्स, एटम्स कैन नेवर बी, है ना, क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, एंड एटम कैन
नेवर बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स। सो गाइज, जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है एटम, वो किसी पार्टिकल का वो आपका एटम्स कहलाता है। और डाल्टन्स के एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर मैं बोल सकता हूँ कि जो एटम्स हैं वो कभी ना तो बनाए जा सकते हैं ना तो उसको नष्ट किया जा सकता है। डाल्टन्स के एटॉमिक थ्योरी है, बट आप लोग जानते हो, आप लोग पहले पढ़ चुके हो कि आज के ज़माने में या आज की जनरेशन में एटम्स कैन बी क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ रेडियो एक्टिविटी, है ना। हम लोग रेडियो एक्टिविटी के थ्रू ना एटम्स को क्रिएट कर लेते हैं। साथ ही साथ आपको पता होगा कि 92 के बाद जितने भी एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में, लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल में, वो सारे के सारे सेमी सिंथेटिक एलिमेंट्स हैं, तो वो रेडियो एक्टिविटी के थ्रू ही बनाए गए हैं बेटे। तो एटम्स जान गए होंगे। और मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में एक बार डिस्कस करी थी कि जो पार्टिकल्स का जो साइज़ होता है वो कितना छोटा हो सकता है, कितना स्मॉल हो सकता है। तो वहाँ पर आपने देखा था पोटेशियम डाइक्रोमेट का एक मैंने आपको एक्टिविटी कराई थी, जिससे आपको ये आसानी से पता चल गया था कि पार्टिकल का साइज़ कितना छोटा हो सकता है। तो आपका जो एटम्स है ये सबसे छोटा पार्टिकल्स होता है किसी भी एलिमेंट का। किसी भी एलिमेंट का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है वो आपका एटम्स कहलाता है। क्या कहलाता है बेटे? एटम्स कहलाता है। अगर मैं बात करूं कि मालिक्यूल क्या होता है या मालिक्यूल्स क्या होते हैं, तो आप बोल सकते हो द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम इज कॉल्ड मालिक्यूल। जब भी एटम जो होते हैं कॉम्बिनेशन करते हैं तो वो क्या फॉर्मेशन करते हैं बेटा? वो मालिक्यूल्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मालिक्यूल्स। मे बी एटम्स जो कंबाइन कर रहे हैं वो सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट एटम्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो सेम एटम भी कंबाइन कर सकते हैं और डिफरेंट एटम भी कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो आपको पता चल गया कि इस चैप्टर में जो एटम्स आप पढ़ोगे या मालिक्यूल्स पढ़ोगे या जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स मैं पढ़ाऊंगा उसमें इनका बड़ा रोल होगा। तो आप जान चुके हो कि एटम्स क्या होता है। एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ द एलिमेंट, है ना। एंड मालिक्यूल, है ना, क्या होता है? तो द मालिक्यूल इज़ द कॉम्बिनेशन रिजल्ट ऑफ टू एटम्स विच में बी सेम और डिफरेंट। वो सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो मैं आपको कुछ थोड़ी जानकारी हिस्ट्री के अकॉर्डिंग देना चाहूँगा, है ना। तो हमारे जो इंडियन फिलोसफर हुआ करते थे महर्षि खन, उन्होंने 400, मैं यहाँ पर नाम लिख रहा हूँ, महर्षि कनद, तो है ना, उन्होंने 400 BC में, ध्यान दीजिएगा बेटा, 400 BC में उन्होंने अपना पॉस्टुलेट दिया था। उन्होंने कहा था जो भी आपके पास मैटर है उसको अगर आप डिवाइड करते जाएं और सबसे जो छोटा पार्टिकल आपको मिलेगा जिसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर पाओगे उसको उन्होंने बोला था बेटा, सॉरी, परमाणु। क्या बोला था? परमाणु। ठीक है, तो ये उस समय ही हम लोग के इंडिया में पता चल गया था कि जो एटम्स या ये मैटर का जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है उसको हम लोग परमाणु बोलते हैं, है ना। तो ये बात आपको क्लियर हो गई। तो जो महर्षि खंड थे उन्होंने 1400 BC में ये बात हम लोग को बता दी थी कि जो किसी मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जिसको डिवाइड नहीं किया जा सकता है उसको परमाणु बोलते हैं। साथ ही साथ डेमोक्रिटस एंड लियोसिपस नाम के जो साइंटिस्ट थे या बोल सकते हैं ग्रीस फिलोसफर थे, ध्यान दीजिएगा, मैं नाम यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। डेमोक्रिटस, ठीक है, डेमोक्रिटस एंड कौन से थे? लियोसिपस, है ना। डेमोक्रिटस एंड लियोसिपस नाम के जो आपके ग्रीक साइंटिस्ट हुआ करते थे, ही सजेस्टेड दैट द समथिंग एट अराउंड द पीरियड ऑफ टाइम द वर्ड एटम was first by Democritus for these individual particles। तो ये जो मेरे दोनों ऐसे साइंटिस्ट थे इन्होंने सबसे पहले नाम दिया था एटम्स, है ना, उस छोटे से पार्टिकल का नाम एटम्स दिया था। और साथ में, है ना, तो ये आपको पता चल गया कि भाई जो एटम्स थे उनकी डिस्कवरी या उनकी थोड़ी बहुत हिस्ट्री मैंने यहाँ पर आपको बता दी है। बाकी की जो हिस्ट्री है वो मैं आपको पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स में। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में मैंने काफ़ी चीज़ें वहाँ पर डिस्क्राइब करी है एटम्स के अकॉर्डिंग। आप तो जानते हो एटम का साइज़ क्या होता है, शेप क्या होता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर किन पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किससे मिलकर बने होते हैं, क्वार्क्स से मिलकर बने होते हैं, क्वार्क्स किससे मिलकर बने होते हैं, स्ट्रिंग से मिलकर बने होते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको इस एटॉमिक स्ट्रक्चर में बता रखी थी, है ना। अब जो मेरा नेक्स्ट जो पार्ट आता है, क्योंकि बेटा आप आइटम्स के बारे में जान रहे हो, तो आइटम्स जो होंगे वो डिफरेंट काइंड्स के आइटम्स होंगे जो कंबाइन कर सकते हैं, बट उनके कॉम्बिनेशन के कोई लॉ तो होने चाहिए। क्या होने चाहिए बेटा? अगर मान लीजिए दो एटम्स हैं, मान लीजिए CO2 मालिक्यूल कैसे बन गया? अपने आप तो बना है ना, हम लोग अपने आप देखते हैं वाटर मालिक्यूल बना। तो इसमें देखो कार्बन के भी आइटम्स है, ऑक्सीजन के भी आइटम है, इसमें हाइड्रोजन के आइटम है, ऑक्सीजन के आइटम है। तो इन्होंने जो कॉम्बिनेशन किया है
इनका कोई लॉ तो होना चाहिए ना, किस लॉ के बेसिस पे इन्होंने कॉम्बिनेशन करके ये जो मॉलिक्यूल्स फॉर्मेशन कर लिए हैं। जैसे ग्लूकोज में देखता हूँ C6H12O6, तो इनमें भी देखिए तीन तीन एलिमेंट्स हैं और उनके अलग अलग एटम्स हैं, कार्बन के, हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन के। उनको एक है ना, एक फिक्स रेशियो में क्या है ये बेटा आपस में मिलकर एक ग्लूकोज के मालिक्यूल बना लेते हैं, सुक्रोज का मालिक्यूल बना लेते हैं, है ना। सुक्रोज का मालिक्यूल का फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11, ठीक है। तो इन सारे मालिक्यूल जो बने हैं ये सब डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम जब कंबाइन करे होंगे तभी तो बने हैं, क्योंकि डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम जब कंबाइन करेंगे तभी मालिक्यूल्स बन सकते हैं, या सेम काइंड ऑफ एलिमेंट जब भी कॉम्बिनेशन करेंगे तभी मालिक्यूल्स आपके बनते हैं। सपोज करिए हाइड्रोजन के दो मालिक्यूल एटम्स आपस में मिले, हाइड्रोजन गैस बना दी, Cl2 के दो मिले, क्लोरीन गैस बना दी। तो आप इससे क्या सीख रहे हो, आप देख रहे हो कि सेम काइंड ऑफ एटम भी कंबाइन कर सकते हैं, साथ ही साथ डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम भी कंबाइन कर सकते हैं, बट इनके कॉम्बिनेशन का कोई लॉ तो होना चाहिए कि किस लॉ या किस प्रिंसिपल के बेसिस पे ये कॉम्बिनेशन करेंगे। तो वो जो कॉम्बिनेशंस का जो लॉ होता है उसको बोलते हैं हम लोग लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो लॉ ऑफ जो केमिकल कॉम्बिनेशन होता है, ध्यान दीजिएगा बेटे, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जो होता है एक्चुअली में ये आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो लॉ होगा उससे बताएगा, और उससे आपको ये जस्टिफाई हो जाएगा कि एटम्स जो हैं वो किस रेशियो में आपस में कंबाइन कर सकते हैं, या किस प्रपोर्शन में आपस में, या किस मास के प्रपोर्शन में आपस में कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, क्या डिफरेंट काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल फॉर्मेशन भी हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। वो सारी चीज़ें आपको इसी लॉ के थ्रू पता चलती हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में आप लोग पढ़ोगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसको लावेजियर ने दिया था। लावेजियर ही वाज द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, एंड प्राउस्ट ने दिया था आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, एंड जॉन डाल्टन ने दिया था मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो तीनों साइंटिस्ट जो थे उन्होंने अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया कि ये बताने में कि किस तरह से जो एटम्स होते हैं वो दूसरे एटम्स से या सेम काइंड ऑफ एटम से किस तरह से कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, इसके बारे में उन्होंने लॉ दिया। और इसके काफ़ी न्यूमेरिकल्स भी आपको करने को मिलेंगे। तो गाइस ये बात आपको क्लियर हो गई, तो आप जान सकते हो कि जो लॉ ऑफ केमिकल प्रोपोर्शंस है या लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है, इनमें जो जिन जिन साइंटिस्टों ने पार्टिसिपेट किया था उनके नाम क्या है। उनके नाम मैंने बताया, लावेजियर हैं, साथ में प्राउस्ट भी हैं, और आपके डाल्टन भी हैं। तो ये तीन ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने आपके लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को डिस्क्राइब किया है और उसको जस्टिफाई किए हैं, ठीक है गाइस। तो ये बात आपको क्लियर होगी। तो इस चैप्टर में, या सॉरी इस लेक्चर में मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन दिया है कि इस चैप्टर में आप क्या क्या पढ़ोगे, और साथ ही साथ आपके लर्निंग ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे, है ना। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि पार्टिकल नेचर पढ़ोगे, तो पार्टिकल नेचर आप लोग जानते हैं, पार्टिकल्स जो नेचर है उसको किस तरह से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। मान लीजिए कोई मैटर है, तो मैटर का जो सबसे छोटा जो पार्टिकल होगा उसे आप एटम बोलोगे। मतलब आप पार्टिकल जो मैटर है उसको डिवाइड करते जाइए करते जाइए करते जाइए, फाइनली आप एक ऐसी पोजीशन पे पहुंच जाओगे जहां पर आप उस मैटर को फर्दर डिवाइड नहीं कर पाओगे। उसी पार्टिकल को ही आप क्या बोल दोगे, एटम बोल दोगे। बट ये हमारे महर्षि ने पहले ही बता दिया था, है ना, कि उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, परमाणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटे, परमाणु। तो ये बात आपको क्लियर हो गई। जहाँ तक कोई डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हो। ये केवल ये मैंने वीडियो बनाया ताकि आपको ये पता चल जाए कि एक्चुअली में इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हैं जो हम पढ़ेंगे, क्या क्या सीखेंगे। और एक्चुअली में ये बनाने का मेरा वीडियो ये पर्पज़ है कि आपके अंदर एक कह सकते हैं एक इंटरेस्ट आ जाए, ताकि आपको ये पढ़ने में ये चैप्टर बहुत अच्छा लगे, और मैं बहुत अच्छे से इसको डिस्क्राइब करूँगा ताकि आप अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पर पढ़ सकें। तो गाइज़ नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस के बारे में, जहां पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस एंड इट्स न्यूमेरिकल्स, उसके बारे में डिस्कस करूंगा। सो गाइज अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।